सर शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं उस अल्लाह के नाम के साथ जिसकी रहमत बेपनाह है, जिसकी इनायत हमेशा के लिए। वी स्टार्ट इन द नेम ऑफ गॉड। एक्चुअली मुझे हिंदी से करना शुरू जी जी। चाहिए था। हम हाँ, शुरू करते हैं ईश्वर के नाम पर जो बहुत ही कृपालु और दयावान है। वेलकम बैक ऑन दिस मच अवेटेड शो सबका मालिक एक। बहुत अरसे के बाद सर हम वापस आ रहे हैं शो पे। तो मैं हूँ इस शो की होस्ट रूपा शर्मा हसन। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम विद मी आई एम होस्टिंग माय गुरु भाई खालिद जहीर साहब। सर वेलकम बैक आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। माय थैंक अपॉलॉजीज। यू वेरी मच एंड आई वेलकम बैक टू दिस शो। मेरा ख्याल है कि हमें ये तय करना चाहिए कि वी इंशाल्लाह आर गोइंग टू बी रेगुलर। इंशाल्लाह। अच्छे कामों में ये होता है कि एक छोटा सा भी गैप आ जाए तो बहुत लंबा हो जाता है। जी, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपके उस मैसेज का जो आपने मुझसे शेयर किया। और मुझे लगता है दुनिया में मेरी पहली फैन होंगी जिन आपके थ्रू, वो भी पाकिस्तान से, एक बड़ा हम्बल सा मैसेज आया और उसने एक्चुअली मुझे मोटिवेट किया कि नहीं यार, कहीं कुछ तो असर हो सकता है हमारी बातचीत का, इंशाल्लाह। नहीं, तो माशाल्लाह, वरदा सिद्दीकी उनका नाम है एंड शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन। और बड़ा इनकरेजिंग था उनका मैसेज, माशाल्लाह। इट वॉज इंडीड। इसीलिए 6 महीने से जो हमारी गाड़ी रुकी हुई थी सबका मालिक एक सीरीज की, वो आज शुरू हुई है सिर्फ और सिर्फ वो मैसेज सुनने के बाद, उससे वो जो मोटिवेशन मिला। चले हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। और हम लोगों ने बात की कि किस मुद्दे से शुरू किया जाए। तो सर, जैसा आपने देखा लास्ट वीकेंड, हम दोनों के गुरु जावेद अहमद गामदी साहब से पहली बार मेरी जिंदगी में वन ऑन वन इंटरेक्शन हुआ। बहुत सारी बातों पे हमने डिस्कशंस की, मेरे बहुत सारे सवाल थे। और अ, उस भीड़ के अंदर, उन उन दिनों के अंदर जब वो यहाँ पे थे, काफी सारे लोगों ने, इनफैक्ट कुछ ऐसे लोगों ने भी जो उनके पहले दायरे में रहे, और या तो मैं कहूँ शायद फैमिली में भी हैं। आई विल नॉट ड्रिल डाउन मोर टू द कोर, बट एक सवाल जो मुझे छू के गया, मुझे लगा कि हमें इसी सवाल से शुरुआत करनी चाहिए कि हम बात करें शादी के इदारे की। लव मैरिज वर्सेस मैरिज एंड इन टोटलिटी मैरिज, इसकी क्या जगह है इस्लाम के अंदर। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में जिस तरीके से एक सनातन धर्म या हिंदू मजहब के जो लोग हैं शादी को एक पवित्र बंधन मानते हैं। विवाह का एक्चुअली मतलब होता है, विवाह इन संस्कृत, टू लीड अवे। तो जिसमें शौहर इज कमिटिंग टू टेक अवे एंड लीड अवे द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वुमन फ्रॉम फादर्स हाउस टू देयर इंडिपेंडेंट हाउस, जो एक शादी के बाद बनने वाला है। पुराने जमाने में देखा जाए तो कम से कम जो वेदों में जिसका जिक्र है, 8 तरीके की शादियां होती थी। इस तरीके से जी 8 तरीके की शादियां होती हैं, जिसमें एक शादी होती थी किसी पंडित को या किसी इंसान को जो शादी करना चाह रहा है, उसने 2 गायें दी लड़की के माँ बाप को। वो गाय या कुछ भी प्रोडक्शन के फेवर में लड़की एक्सचेंज हो गई, शादी हो गई उनके साथ। राजों महाराजों में तो इस तरह भी होता था कि हर राजा को बुलाना एक सम्मान की बात होती थी, रिस्पेक्ट की बात होती थी कि एक राजा ने दूसरे राजा को नहीं बुलाया, as a sign of his mighty power he will abduct the princess। तो पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा किया और फिर बाद में वो शादी हुई। महाभारत में जिक्र है कि श्री कृष्ण ने हेल्प करी अर्जुन की अबडक्शन में, अपनी खुद की ही कजन की, और फिर वो शादी हुई। तो वो भी बहुत एक्सेप्टेबल था सनातन धर्म के अंदर। और भी कई, एक जो लव मैरिज होती थी उसका कॉन्सेप्ट होता था गंधर्व विवाह, लड़का लड़की, जिसमें आपको विटनेस नहीं चाहिए, आपने सिर्फ भगवान को हाजिर नाजिर मानकर शादी कर लिया, उसको गंधर्व विवाह कहा जाता था। इसी तरीके से 8 तरीके के विवाह हुए। लेकिन जब आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट बनी, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, रिलीजियस रिफॉर्म्स, और बहुत सारी चीजों को खत्म करने के लिए, ताकि मिसयूज ना हो उन परंपराओं का, तो लॉ बना कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही शादी होगी, और वो भी इस तरीके से होगी, हिंदू स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो ये एक कॉन्सेप्ट रिलीजियस रिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ शादी रहा। इस्लाम में शादी की क्या जगह है सर, आप मुझे बताएं। मैं इस पर कुछ गुजारिश करता हूँ।
जी। मुझे आप गुफ्तगू से याद पड़ता है कि हमने शादी के बारे में तो शायद आज गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले भी किया था, लेकिन लेकिन कुछ और नए चार एंगल। चार शादियों के बारे में या जी। एक से ज्यादा शादी के बारे में हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज हमारा मौजू डिफरेंट है। देखें, जो आपने बात बताई मुझे इस पर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो एक ही शादी और एक ही निकाह बताया है। कोई कह सकता है कि नहीं जनाब, आपके यहाँ तो असल में लॉन्डी का तस्वुर भी है। तो गुजारिश है कि वो असल में ऐसे ही एक वक्ती प्रॉब्लम थी, जैसे आपने अ, अपने इंडिया के बैकग्राउंड में बताई। और अल्लाह ताला ने उस गुलामी के कॉन्सेप्ट को, गुलामी की उस इंस्टीट्यूशन को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इरेडिकेट किया। जी। अ, निकाह के नतीजे में एक नया खानदान, मैं बड़ी ख्वाहिश थी कि आप लफ्ज़ परिवार बोले, आपने नहीं बोला, एक नया परिवार वजूद में आता है। जी। और वो असल में पूरे मुआशरे का बेसिक यूनिट है। चनाचे अल्लाह ताला का इस पर बहुत जोर है कि ये यूनिट खानदान का बहुत मजबूत, मुस्तहकम हो, और इसमें जो जान पड़ती है वो असल में शौहर और बीवी के दरमियान अच्छे ताल्लुकात से, उनके दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग से। चुनाचे अगर आप देखें तो निकाह तो एक ही तरीके से होता है, यानी उसमें शौहर और बीवी, आप कहिए दूल्हा और दुल्हन, दोनों की आजादाना मर्जी होती है, यानी उनको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। अगरचे कि वालिदैन और फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाए तो अच्छी बात है। और दूसरी चीज ये है कि उसका ऐलान होगा, बिकॉज एक नया यूनिट, एक नई फैमिली वजूद में आ रही है और उसने मुआशरे का हिस्सा बनना है, तो मुआशरे को और खास तौर पर करीब के लोगों को मालूम होना चाहिए। तो चुनाचे उसका ऐलान होता है। ये ऐलान मस्जिद में भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है। और तीसरी चीज ये है कि जब ये ऐलान हो तो उस वक्त फिर ईजाब व कबूल हो, यानी अ, दूल्हा को बताया जाए कि ये आपको, आपके सामने ये रिश्ता है जो आपने खुद ही इसको सीख किया, तो अब आपको कबूल है। और उसमें एक मेहर की रकम का बयान होता है, जो असल में इस बात का ऐलान होता है सिंबॉलिकली, ये जो नया यूनिट, एक नई फैमिली वजूद में आ रही है, इसकी मुआशी इकोनॉमिक जरूरतों का जिम्मेदार मर्द शौहर होगा। और वो उसका ऐलान पहले दिन से करता है, मेहर की रकम को बयान करके। इसमें बस मैं एक मौजू को शुरू करने के लिए एक जी। आखिरी बात ये कहूंगा कि ये जो सब कुछ है, ये तो असल में फॉर्मेलिटीज हैं, या आप कहिए शराइत हैं उस मौके की कि जब निकाह हो रहा होता है। लेकिन ये रिश्ता तय कैसे हो, इसके लिए दो ही पॉसिबिलिटीज है। जी। या अरेंज्ड मैरिज हो, या वो मैरिज हो जिसको हम लव मैरिज कहते हैं। बात यह है कि लव मैरिज का मतलब ये हरगिज नहीं है सर, कि जस्ट लड़का, छोटा सा मुझे माफी चाहिए शुरू करने से पहले। निकाह के मायने क्या होते हैं? लिटरल मीनिंग, व्हाट डज इट मीन? यानी निकाह। अगर आप इसको उसके लुग़वी मीनिंग्स में जाएं तो इसमें दोनों ही चीजें हैं। एक तो वो जो रिलेशनशिप है शौहर बीवी का, वो भी इसी लफ्ज से डिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन बेसिकली असल में ये जो एक ताल्लुक बनता है उनका, आप कहिए एक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है, यही निकाह है, जिसमें के लिटरल शौहर मीनिंग कुछ और, होते होंगे इसके, जैसे मैंने आपको लेकिन बताया विवाह का मतलब टू लीड। यानी यानी मैंने गुजारिश की ना कि जब इसको आप लेके जाते हैं लुगत में, तो उसमें जो उसके नतीजे में जो एक फिजिकल रिलेशनशिप भी कायम होता है, वो भी उसके मफहूम में आ जाता है। ओके। लेकिन जाहिर है कि ये तो एक, देखिए, जो किसी डिक्शनरी से लफ्ज उठता है जी। उसकी अहमियत उतनी ही रहती है। असल में तो उसका इस्तेमाल है ना,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग एक लफ्ज के लुग़वी लिटरेरी मीनिंग्स को देखते हैं, हालांकि लफ्ज वहां से उठ के कहीं और जा चुका होता है। उसको मुआशरे में एक खास और एक्सेप्टेंस और मानी मिल जाते हैं, तो वो अब लुग़वी मीनिंग जो है वो काइंड ऑफ इररेलेवेंट सा हो जाता है। इसलिए कि असल चीज अब उसके इर्द गिर्द के वो तमाम तसव्वुरात हैं कि जिनको साथ रख के जब आप उसको समझेंगे तो आप उसको बात समझ में आएगी असल में होगा क्या। किसी भी लफ्ज का आगाज कहीं से होगा, तो वो लफ्ज का आगाज हो गया, अब वो उठकर वहां से कहीं और जा चुका है जी। सो आई मीन वो जहां जा चुका है अब उसको जेर बहस लाना चाहिए, ना कि उसके इब्तदाई किसी उसको। वरना मैं आपको बताऊं बाज़ औक़ात बड़ी गलत फहमियां हो जाती हैं कि इसका लुग़वी मतलब तो ये है। तो मैंने भाई देखा लुग़वी इसका मतलब मतलब हिंदी में है अनुबंधन, मींस आई थिंक इट मींस कॉन्ट्रैक्ट। देखें वो एक और यानी लुगत के मानी कोई डिस्क्राइब कर सकता है, यानी ये भी उन्होंने असल में उसी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्क्राइब किया है। जी जी निकाह जी। के असल आप कहिए जो रसूम हमारे शादी। यहाँ हमारी जो अरेंजमेंट है, जी। हमारी अंडरस्टैंडिंग उसको बयान किया है। ओके। सो अब ये वैसे भी जो डिक्शनरी के माहिरीन होते हैं ये उनका जी। ओपिनियन होता है। यानी ओके। ये एक बड़ी मुश्किल है कि जब आप कहते हैं इसके लुग़वी मीनिंग क्या है, हम्म। असल में आप डिपेंड कर रहे होते हैं कुछ एक्सपर्ट्स के कि वो अपनी ओपिनियन बताएं, which can differ, कोई एक चीज भी हो सकती है, दूसरी चीज भी हो सकती है। ओके ओके सर, प्लीज सॉरी टू डिस्ट्रैक्ट दिस अवे, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है पर्सनली कि अगर हम लिटरल मीनिंग पता चलते हैं तो उसके अंदर कुछ और डेप्थ आ जाती है अंडरस्टैंडिंग में। सर वो डेप्थ प्लीज। जो आती है वो बाज़ औक़ात डिस्ट्रैक्टिंग होती है। ओके। यानी आप जो असल कॉन्सेप्ट है उसको लेके चले ना, वरना आप जो पहले लुगत ने कुछ बयान किया है उस पर फोकस करके वी लूज द मीनिंग्स, द रियल स्पिरिट ऑफ इट। सो मेरा ये ख्याल है, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस बहुत हुई हैं, आज भी हो रही हैं। वर्ड्स को बहुत लेके। से कुरान को बयान करने वाले कहते हैं जी कुरान में जो लफ्ज ये आया है इसकी असल ये है, तो मैं दिल सही। में कहता हूँ जी इससे क्या फर्क पड़ता है, असल वो है या ये है, इसके मानी अब क्या है। इसको बड़े अच्छे तरीके से आमदी साहब बयान करते हैं हमारे उस्ताद कि आपको अगर ये बता दिया जाए कि टेलीविजन असल में बना है टेली और विजन से, यानी इंतकाल और विजन जो आप देख देखते के हैं बात करने का। दोनों, ओके। इससे क्या होगा, टेलीविजन उस इडियट बॉक्स को कहते हैं जिसमें हमें तस्वीरें नजर आती हैं, बस ये हमें मालूम है, बाकी वो इंतकाल हो या विजन उससे क्या फर्क पड़ता है। तो चले। असल चीज वो जो उसका तसव्वुर अब हमारे सामने है वो है। बाज़ औक़ात मैं आपको बताऊं जो मौजूदा मानी है वो पिछले मानों से बिल्कुल बदल उलट भी हो चुके हैं। जाते हैं। सही। तो इसलिए वो एक ऐसी आप समझें कि थ्योरेटिकल डिस्कशन है which चले। honestly is not very useful. पॉइंट टेकन सर, लेट्स कंटिन्यू लव मैरिज वर्सेस अरेंज आपसे मैरिज। इतनी इंटरेस्टिंग बात से आपने लोगों गुफ्तगू को शुरू कर दिया। नहीं चले। गुजारिश ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप भी इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है, मैं भी एक्सपीरियंस्ड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी अरसे से शादीशुदा है, मुझे ज्यादा अरसा हो गया है, आपको भी काफी अरसा हो गया है। एट द एंड ऑफ द डे ये शौहर और बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एडजस्टमेंट है जो किसी शादी को या कामयाब करती है या वो कामयाब नहीं होती। इब्तिदा कैसे हो, मैं गुजारिश कर रहा था, इसकी दो पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप अरेंज मैरिज करें, आपके वालिदैन या कोई और सजेस्ट करे कि भाई वो बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी अच्छी फैमिली की है, वहां कहें जी कि वो एक लड़का है जी उस फैमिली का है, वो ये काम करता है, और फिर आपस में एक डिस्कशन शुरू हो जाए। फाइन, इस तरह भी निकाह होते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि कहीं क्लास फेलो ऑफिस में या कहीं और किसी खातून किसी मर्द की मुलाकात हो और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे और वो अपने अपने फैमिलीज को कहेंगे कि हम
चाहते हैं कि हमारी शादी हो, हमारा निकाह हो, दोनों बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज में सिर्फ ये वजाहत जरूरी है कि ये जो मैरिज से पहले का रिलेशनशिप है, इसमें ये एहतियात करनी होगी कि एक खास हद से आप आगे ना बढ़े, क्योंकि आप शौहर बीवी नहीं है। वेस्ट के तसव्वुर के बिल्कुल बरक्स, जिसमें वो निकाह के बाद के सारे तजर्बात, एक्सपीरियंसेस पहले कर लेते हैं और उसके बाद कैद करते हैं फैसला के 2-4 साल के बाद कि चलो जब तो शायद निकाह भी कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। इससे हमें बचना है, इसलिए कि एक बहुत बड़ा गुनाह जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिना, वो उसका खतरा होता है, उसका खदशा होता है। सो हम आगे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लव मैरिज में, जिसको मैं विद इन लिमिट्स लव मैरिज कर रहा हूँ, एक दूसरे की पसंद की शादी में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और अरेंज्ड मैरिजेस में क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस। तो ये वहां हम जाने से आगे बात। जी शुक्रिया सर। आगे इससे आगे बढ़ने के लिए सब पहले मुझे वापस वी हैव टू आई थिंक गो वन स्टेप बैकवर्ड्स। शादी की जरूरत जिन लोगों को नहीं है, जिनको शादी नहीं करनी, जिनकी लाइफ में एजेंडा नहीं है शादी का। जावेद साहब को भी सुन के लास्ट टाइम उस्ताद बात कर रहे थे कि क्योंकि फैमिली के वजूद में आने पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि बच्चा पैदा होगा, उसकी परवरिश होगी, उसको पालना पोसना है। और आजकल के जमाने में तो जब तक कॉलेज यूनिवर्सिटी से पास आउट ना हो जाए बच्चा और अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, तो जिम्मेदारी का जो एक अरसा है वो बढ़ चुका है। तो उसके लिए परिवार की जरूरत है। तो एक दो लोग उसी लास्ट वीकेंड की डिस्कशन के अंदर ये बात निकल के आई, क्या इंसान का वजूद सिर्फ इस बात के लिए ऊपर वाले ने भेजा है कि हम यहाँ पे आए, पैदा हुए, स्कूल, यूनिवर्सिटी, काम, ताकि शादी हो, ताकि बच्चे हो, और फिर उन बच्चों की जिम्मेदारी निभाते निभाते आदमी खत्म होके चला जाए। तो इट्स लाइक अ लाइफ ऑन अ ट्रेडमिल। तो इस विशियस सर्कल में फंस के मैं एक नहीं सब, क्योंकि आपको पता है मैं लाइफ कोचिंग प्रैक्टिस करती हूँ अपने प्रोफेशन में, और पिछले 6-7-8 सालों में ज्यादातर जो केसेस शादी से रिलेटेड और डिस्टर्ब रिलेशनशिप से रिलेटेड आते हैं, पीपल हैव रीच्ड टू अ पॉइंट ऑफ एग्जॉशन, जहाँ अपनी लाइफ खुद की मीनिंगलेस लगने लगती है, सिर्फ ये देख के कि हम क्यों पैदा हुए, कि हम सिर्फ पढ़ लिख के अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए कि हाँ हमें अच्छा स्पाउस मिलेगा या पार्टनर मिलेगा, फिर हमें जॉब करनी है, फिर हमारी शादी होगी, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर उन बच्चों की जिम्मेदारी निभाते निभाते हम खत्म। तो इसमें काफी लोगों की फ्रस्ट्रेशन सामने आई हैं। काफी लोग कहते हैं शादी चीज ही बकवास है, और कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे करना ही बकवास है। लड़का लड़की या ये जो लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं, उनको शादी नहीं, उनको बच्चे नहीं चाहिए तो वो शादी नहीं करते, इसलिए वो साथ रह रहे हैं। इस पूरे एक सोशल recent social context को आप कैसे देखेंगे? I know we had this small little talk when we were in the hotel room conversation. तो सर उन लोगों की जो मैंने बातें सुनी, वो चाहे हिंदुस्तान से थे या पाकिस्तान से, एक कॉमन बात निकल के आ रही थी, वो ये कि लाइफ सीम्स टू बी अ काइंड ऑफ ट्रेडमिल, जहां सिर्फ ऐसा लग रहा है कि इंसान का जन्म ही सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो पढ़े लिखे, बच्चे करे, जिम्मेदारी उठाए और खत्म हो जाए। सिर्फ यही है स्कीम। देखिए, गुजारिश ये है कि जो मर्द या जो औरत शादी नहीं करना चाहता ना करे, लेकिन उसको बहरहाल फिर अपने आप को अखलाकी हुदूद में रखना होगा। वो आउटसाइड द मैरिज वो कोई फिजिकल रिलेशनशिप किसी के साथ कायम नहीं रख सकता, जो लेट्स फेस इट इंसान के अंदर की एक जरूरत है। तो ये अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा की है कि उसकी स्कीम में ये जो इंसानियत का काफिला है, इसको आगे बढ़ना था इसी रिलेशनशिप के जरिए से। इसका एक फैक्टर है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन जो मर्द और औरत में होती है, जिसको अल्लाह ताला ने लेजिटिमाइज किया है शौहर और बीवी की रिलेशनशिप की शक्ल में।
लेकिन ये एक फैक्टर है। आप जो लोग ये कहते हैं जी कि कहाँ फंस गए, हमें क्या इसीलिए पैदा किया गया, तो उनसे कहेंगे हाँ कोई मसला नहीं है, आपने मर्द है तो किसी औरत के साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखना, औरत है उसने मर्द के साथ नहीं रखना, शरीफाना जिंदगी गुजार सकती हो गुजारो, हमने कोई एतराज नहीं है। नहीं गुजार सकते अक्सर, फिर वो गलत काम करेंगे, नंबर वन। नंबर टू ये कि हकीकत ये है कि ये इन लोगों से पूछना चाहिए कि जो इस तरह के अरेंजमेंट्स पर एतराज करते हैं कि फिर आप बताएं कि जिंदगी का क्या गोल है। ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा ऐश करना, उस ऐश का भी क्या मतलब है। आई थिंक अल्टीमेटली इंसान क्या चाहता है, अभी हम अल्लाह आखिरत की बात नहीं कर रहे, हम आम इंसान की के जो लेट्स से रिलीजन के अलावा जिंदगी के बारे में सोचता है। आई थिंक यू नीड हैप्पीनेस, यू नीड कंटेंटमेंट, इत्मीनान, खुशी ओवर एन एक्सटेंडेड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इंसान को अल्लाह ताला ने जिस तरह से डिजाइन किया है वो मोहताज है एक फैमिली का। जो मर्द और जो औरतें इस बात पर एतराज कर रहे हैं कि क्या हमारी जिंदगी का यही मकसद था कि हम कमाएं, हमारी फैमिली हो, हमारे बच्चे हो और हम अपना सब कुछ उनके लिए इन्वेस्ट कर दें। उनसे ये पूछना चाहिए कि अगर ये आपके वालिदैन ना करते ना तो आप ये आप बोलने के लिए आज मौजूद ही ना होते। तो ये अग्री कुदरत, अग्री सर। आप देखिए, मैं यही बताना चाहता हूं कि शौहर बीवी को और बीवी शौहर को अलाउ मी टू से एंजॉय करना शुरू कर दे। ये इट्स नॉट इजी टू डू, लेकिन इसके लिए कुछ तरीके हैं कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे के मिजाज को समझें, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारना सीखें, अच्छी तरह से बात करना सीखें। तो आप यकीन जाने, और ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया है कि अगर हम वो जो होती है ना छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े, मिजाज का फर्क, किसी को किसी वक्त गुस्सा आया हुआ है, किसी की का मूड नहीं है किसी काम करने का, दूसरा इम्पोज कर रहा है, फिर एक्सटेंडेड फैमिली के प्रेशर्स हैं, अगर इनको हम किसी तरह से ओवरकम कर लें, अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी के दरमियान मवद्दतम व रहमा, मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी है। मैं और आप जिस लव मैरिज की बात कर रहे हैं, ये तो मेरी कम से कम नस्ल में बहुत कम होता था। अक्सर मैरिजेस अरेंज्ड मैरिजेस होती थी, लेकिन बहुत ऐसा होता था कि फैमिलीज एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारती थी। इसके बरक्स अगर कोई अकेला रहना चाहता है, रहे, उसको मालूम होना चाहिए कि आज वो 30 साल का है, 40 साल का है, कल 50, 60 का, 70 का होगा, उसकी कोई औलाद नहीं होगी। नोबडी टू लुक आफ्टर हिम लाइक किड्स डू, लाइक सन्स एंड डॉटर्स डू। ओके, ये उसका फैसला है, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन हम उसको ये बताएंगे कि भाई, बनाने वाले ने, हमारे मालिक ने जिंदगी को जिस तरह से डिजाइन किया है, उसमें फैमिली लाइफ जो है वो उसका मरकज है, बिल्कुल। उसका असल यूनिट है। इसको अगर आप अवॉइड करेंगे तो फिर आप एक अकेली जिंदगी गुजार सकते हैं। ये धांधली नहीं होगी जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हो रही है कि शादी भी आप नहीं कर रहे और आपस में एक रिलेशनशिप भी कायम किया हुआ है, एंड यू वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। उसमें भी बड़ी खराबियां होती है। आखिर में जाके आपको मालूम है कि मगरिब में भी आपको मालूम है कपल्स होते हैं, मियाँ बीवी जो रह रहे होते हैं, बिकॉज दे नो कि यही असल में वो रिलेशनशिप है कि जिसमें लास्टिंग एक स्टेबिलिटी मौजूद है। companionship. So I think I can't disagree and I can't agree more. अगर मेंटल हेल्थ को भी लेके जो, क्योंकि अब वी आर बोथ ऑन वन साइड, आई थिंक हमारी ऑडियंसेस को भी जानना बहुत जरूरी है कि इंसान की बेसिक नीड्स में से सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट फंडामेंटल नीड्स। इफ यू सी द साइकोलॉजिस्ट मैस्लो का नीड हायरार्की के अंदर भी इंसान पैदा ही हुआ है इस बेसिक नेसेसिटी के साथ कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, और वो सोशल सिक्योरिटी
एज अ परमानेंट रोल आई थिंक फैमिली के कॉन्सेप्ट में जरूर मिलती है। जो लोग कहते हैं कि शादी का प्रेशर और मेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो शायद बहुत लोगों को देखने जानने की जरूरत ये है कि वेस्ट में जहाँ पे लोग बात कर रहे हैं ओपन रिलेशनशिप्स की, जिसमें शादी के बिना वन पर्सन इज हैविंग अग्रीएबल मैनी पार्टनर्स। ओपन रिलेशनशिप में आज आप सुबह किसी और के साथ है, शाम में किसी और के साथ है, स्टिल यू आर विद वन पार्टनर इन वन हाउस। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, लोगों को अब हस्बैंड वाइफ स्पाउस की जगह पार्टनर एसोसिएट कर देते हैं। ये इन दिस लाइफ स्पैन, एज स्पैन के अंदर जो मेंटल हेल्थ वेलकम बढ़ता जा रहा है, ओल्ड एज में वेस्ट में लोग उतने ही अकेले हैं क्योंकि उनके पास फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं है। बहुत लोगों से बात हुई है, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं कि डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज इन एल्डरली पीपल इन द वेस्टर्न कंट्रीज आर ऑन द पीक, एंड इट्स कमिंग लाइक अ सोशल डिजीज इन अ सोसाइटी। और जहां आप देखें कि हम लोगों की कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ पे अभी भी लोग ग्राउंडेड हैं अपनी रूट्स के साथ, वहां पे सोशल सपोर्ट सिस्टम फॉर एल्डरली पीपल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो ऑडियंसेस हम लोगों को सुन रही है, आई थिंक द मैसेज इज दिस: हमें बचपन में फैमिली की जरूरत है, हमें बड़े होते हुए फैमिली की जरूरत है, हमें मिडिल एज जिसमें हम अचीव कर रहे हैं, हो सकता है एक फेज है, एक वक्फा है कि जहाँ पे लगे कि नहीं फैमिली की जरूरत नहीं है, जहाँ पे इंडिपेंडेंस चाहिए, वो भी एक गलत फहमी है जो बहुत जल्दी सेटल हो जाती है अराउंड व्हेन वी रीच लेट 40s अर्ली 40s में। वहां फिर से एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। तो लेट्स कंक्लूडेड कि शादी की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और भगवान को ये चीज पता थी, इसलिए उसको फॉर्मलाइज तरीके से प्रपोज किया गया है इन ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सर, अब बात आ गई लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। तो इसका मतलब यही हुआ अरेंज मैरिज टाइप की चीज ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम में तो कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू हैव एन कंसेंट। आई थिंक अगर आप इसको ऐसे देखें तो मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन बनी वो ये बनी, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अब तो हालात बदल गए हैं जी। कि बस लड़की को और इन मेनी केसेस लड़के को बता दिया जाता था कि बस वो ऐसी और ऐसी है, और लड़के लड़की पाबंद होते थे अपने पेरेंट्स की बात को मानने के। एंड यू नो इट्स अ फैक्ट, आई एम श्योर के इंडिया में भी यही होगा जो पाकिस्तान में है। मेरे घर में सर ऐसे ही हुआ है। पार्टीशन में तो से पहले तो सब एक ही थे। तो यू नो पहली रात निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहली मर्तबा देखते थे, इससे पहले उन्होंने एक दूसरे को देखा ही नहीं होता था। सो यू नो ये मतलूब नहीं है। इसलिए कि भाई जब आप ये कह रहे हैं और ये दीन का हुक्म है कि अगर लड़की कहे मैं ये निकाह नहीं करती तो निकाह नहीं होगा, लड़का कहे कि मैं इस अरेंजमेंट से एग्री नहीं करता, निकाह नहीं होगा। तो भाई फिर आप उनको वो सारी इंफॉर्मेशन और वो सारे इम्कानात, पॉसिबिलिटीज के जो इस फैसले तक पहुंचने के लिए जरूरी हैं, उनको प्रोवाइड करें विद इन द लिमिट्स ऑफ मोरालिटी। तो आप जाहिर है कि यू कम टू द सेम पॉइंट जो आप कह रही हैं कि एक तरह की फिर वो सोची समझी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही डिसीजन होगी। लव मैरिज में होता है कि इंट्रोड्यूस आप खुद एक दूसरे से करते हैं, हो जाते हैं। अरेंज मैरिजेस में होता है कि आपको आपके फैमिली, आपके यू नो घर वाले, आपका परिवार आपको इंट्रोड्यूस कराता है। बट इन आइदर केस आपको बहरहाल अपना फैसला करना है। उसकी वजह ये है कि देखिए हम जानते हैं कि जैसे ही शादी होती है उसके बाद चैलेंजेस आते हैं। मैंने अगर अपनी मर्जी से शादी की है तो मैं उन चैलेंजेस को फेस करूंगा, मैं उनके लिए लड़ूंगा, पर्सनल मैं अकाउंटेबिलिटी। एब्सोल्युटली ओवरकम करने की कोशिश करूंगा डिफिकल्टीज को, बिकॉज इट वाज माय डिसीजन। अगर मुझे एहसास होगा कि यार मेरा तो फैसला ही नहीं था, मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर एक फैसला मुसल्लत कर दिया था, फिर उसके नतीजे में क्या होता है, हुआ करता था कि फिर वो जो फैमिली की जो प्रॉब्लम्स है मियां बीवी की, वो रिसेंटमेंट हो एक्सटेंडेड जाती है फैमिली काफी। वो लोग सॉल्व करते और वो रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता।
सो ये रिलेशनशिप स्ट्रांग होने के लिए जरूरी है कि शादी से पहले लड़के और लड़की दोनों को जो उनकी आमादगी और रजामंदी के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है वो उनको मिलनी चाहिए। और मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं हमेशा, जो भी मुझसे पूछता है, कि आप आपस में मशवरा भी करें, आप इन्वेस्टिगेट भी करें, आपस में बातचीत करें। टर्म्स एंड इसमें कोई कंडीशंस सर उसके बारे में प्लीज जल्दी बताएं कि क्या, टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कर लेने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, शादी के कॉन्ट्रैक्ट में। बिल्कुल कर लेनी चाहिए, बिल्कुल कर लेनी चाहिए। जो भी आप चाहते हैं शराइत हो, आप उनको बयान कर दें। एक लड़की कह सकती है कि जी मुझे कुछ चाहिए होगा अपनी पर्सनल खर्चों के लिए, पॉकेट मनी चाहिए होगी। वो ये कह सकती है कि जी मैंने सुना है कि बहुत से लोग मर्द जो है वो अपनी बीवियों को मारते हैं, मैं मार नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं उठेगा मेरे ऊपर। वो ये कह सकती है कि बाज मर्द जो है वो उनका ख्याल होता है कि हम दूसरी तीसरी चौथी शादी करेंगे, ये मैं नहीं होने दूंगी। आपने अगर करनी है तो आप मुझे बताइएंगे, मुझसे आप इजाजत लेंगे, इसके बगैर नहीं हो सकता। लाइकवाइज एनीथिंग, अगर जॉब अब वो ये करनी कहे है, कि ड्रेसिंग कोड। जॉब करनी है, जॉब नहीं करनी है, ससुराल वालों के साथ रहना है नहीं रहना, व्हाटएवर कंडीशंस जी आप पहले से तय करें, उनको आप डिस्कस कर लें, और ये बिल्कुल उसमें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीजें आ सकती हैं। ठीक है सर। अभी रिसेंटली कुछ प्रॉब्लमेटिक मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आई पर्सनल लेवल पर, जिसमें शादी में जो हस्बैंड है अपनी जिम्मेदारियां अगर नहीं निभाता है और वो तलाक देने के लिए भी तैयार नहीं है, और जिसमें जो बीवियां हैं वो सफर कर रही हैं, तो सर ऐसी औरतों को आप क्या एडवाइस देंगे, कैसे वो शादी को देखे, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए हैं उन शादी में क्योंकि उनको भगवान को नाराज नहीं करना है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे। देखिए ये बहुत मुश्किल फैसला होता है, इसलिए कि दुनिया जो बाहर है वो बाज़ औक़ात मुश्किलात में बड़ी अट्रैक्टिव और रंगीन लगती है, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है कि एक जरा सा कॉम्प्रोमाइज्ड आपका रिलेशनशिप बाहर की दुनिया के चैलेंजेस से फिर भी बेहतर हो। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि औरत बेचारी सफर करती रहे। एंड लाइकवाइज बाज मर्दों का भी यही हाल होता है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि औरत हो या मर्द, दोनों को एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप में दे शुड गिव इट देयर बेस्ट ट्राई, और अपने आप को एक टारगेट देना चाहिए, एक खास डेडलाइन का, कि इस हद तक अगर रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है। उसके लिए दुआ भी करें, कोशिश भी करें, सेक्रीफाइस भी करें, मशवरा भी करें, एडवाइस भी लें, काउंसलिंग आप जैसे काउंसलर से हासिल करें। मगर एक डेडलाइन के बाद अगर वो ये महसूस करें कि हालात ठीक नहीं हो रहे, थिंग्स आर गेटिंग वर्स, तो इस्तिखारे की दुआ तो शुरू कर देनी चाहिए इब्तदा से ही। अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि क्या मेरे लिए बेहतर है या मेरे लिए बेहतर नहीं है, वो जाहिर है उसके अपने अल्फाज हैं। और उसके बाद वो ये महसूस करें कि नहीं ये नहीं चल सकता, उनको पूरा इत्मीनान हो गया है, तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि फिर इस बात से ना डरें कि कल को रोटी कहां से मिले, नहीं वो अल्लाह ताला बंदोबस्त कर देगा। यानी अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए दोनों स्पाउसेस सेक्रीफाइस करें, अपनी पर्सनल इंटरेस्ट वारा, लेकिन एक हद तक जब आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज होने लगे, इज्जत नफ्स मजबूत होने लगे, फिर उसके बाद आदमी को कहना चाहिए कि ना आप गिव अप, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह तुम ये संभाल ले। और वो फिर ये कहे अपने शौहर से कि देखिए आई कांट लिव विद यू एनी मोर, तो आप काइंडली मुझे तलाक दें। अगर वो रेजिस्ट करते हैं तो जाएं अदालत के पास और अपने इस रिलेशनशिप को खत्म करें, बट इट शुड कम आफ्टर एवरी अदर एवरी पॉसिबिलिटी हैज बीन पॉसिबल। ट्राइड। सही सही। आई थिंक थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारे लिसनर्स को इससे एक इंसाइट मिली होगी कि देयर इज नथिंग कॉल्ड in this context arranged marriage. Everything has to be from love, out of love, for love in a relationship. हर चीज को उसी तरीके से देखें, जाने पहचाने, माँ बाप
से ये गुजारिश ये है कि अपने बच्चों को बातचीत करने दें, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करने दें उनकी बेहतर और खुशहाल जिंदगी के लिए। तो थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक बहुत वी शुक्रिया। शुड कंटिन्यू। वन फाइनल नोट फ्रॉम यू सर टू क्लोज टुडेज सेशन। मैं ये कहूंगा कि देखिए, और ये मैं हमेशा कहता हूं, सबसे अच्छी जिंदगी, अच्छी मैरिड लाइफ, आई हैव नो डाउट अबाउट इट, और सबसे बुरी जिंदगी एक बुरी मैरिड लाइफ। सो इंसान को अगर कोई मसला नहीं है तो उसे शादी करनी चाहिए, और उस औरत से या उस मर्द से करनी चाहिए जो उनको पसंद है, और फिर गिव इट योर बेस्ट शॉट। और शादी बेसिकली एक कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट की चीज है। अगर आप वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं और आप ये महसूस करते हैं कि दूसरा फर्द भी, आपका पार्टनर भी एडजस्टमेंट कर रहा है, तो आई कैन टेल यू कि वो कुछ बर्दाश्त, कुछ दरगुजर के नतीजे में आपको एक ऐसी अच्छी जिंदगी का तजर्बा होगा कि जिससे बेहतर जिंदगी आप तस्वुर नहीं कर सकते। और बच्चे आ जाएं तो क्या ही कहने, अल्लाह की नेमत है। मैं हैरान हूं कि लोग कहते हैं जी बच्चे मुसीबत है। कैसे मुसीबत है भाई? बच्चे तो रहमत हैं, बच्चे तो नेमत हैं, बच्चे तो जिंदगी को बच्चों को कवर एक, करेंगे सर एक एपिसोड में। ठीक है, बच्चे तो जिंदगी को मकसद देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो सर थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारा टाइम भी खत्म होता है। शुक्रिया, फी अमान अल्लाह। थैंक यू so much everyone. Please share, like, subscribe our channel and the episode. Thank you so much for watching us.